अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। जी। तो कैसा जा रहा है आपका डेटाबेस का कोर्स? सर जा रहा है। जा रहा है बस? वालेकुम बाकी जा रहे जा हैं? रहा है। सर, अच्छा, समझ कुछ नहीं आ रही, बस सारे चले ही जा रहे हैं सब्जेक्ट। समझ कुछ नहीं आ रहे। अच्छा, सर समझ सारे मतलब वो वाली समझ नहीं। सर यानी कि असाइनमेंट्स इतनी ज्यादा मिल रही हैं इस सेमेस्टर में। हम्म। टीचर्स इतनी ज्यादा दे रहे हैं कि टाइम ही नहीं किसी चीज का लग रहा कि कुछ बंदा बैठ के खुद से भी पढ़े। नहीं तो आपने असाइनमेंट्स के अलावा क्या करना है? असाइनमेंट्स का मतलब पढ़ना ही होता है। तो हम्म। सर मतलब एक सेल्फ लर्निंग भी होती है ना, वो चीज तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है इस सेमेस्टर में आके। अच्छा। पहले तो बंदा फ्री टाइम में कुछ पढ़ लेता था, अब वो भी नहीं है। नहीं, अब तो सर इसको आप आपको सर आप खुद ट्रैवल भी नहीं बताएं करना। कि लाइक बंदा सुबह उठते यूनिवर्सिटी स्टार्ट करता है और सोते तक यूनिवर्सिटी का काम करता रहता है, फिर अगले दिन फिर उसने यही काम करना है। कितनी दिन तक करता रहेगा ये काम? असल में जो जिस सेमेस्टर में आप हैं ना, इस सेमेस्टर में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। सेमेस्टर नंबर 4, 5, 6, इसमें थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से बच्चों को फील होता है कि इसमें 6 6 कोर्सेज आ जाते हैं, तो उनको फील होता है कि अच्छा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट स्किल्स आपकी थोड़ी सी जो है ना वो पॉलिश होने वाली हैं। तो उनको आप पॉलिश करें कि कौन से कोर्स को प्लान करें, कि कौन से कोर्स की क्लासेस कब कब हैं, वो सारी के सारा प्लान करके उसके बाद कौन सा जो आपके पास स्पेयर टाइम है, उस स्पेयर टाइम को आप किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसमें आप अपने लिए खेलने के लिए भी टाइम निकाल लें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वो भी करें साथ साथ। ठीक है? क्योंकि सारा 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 कुछ आपने साथ साथ ही करना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने बस एक चीज़ कर लिया, पढ़ाई कर ली और उधर से देखा कि आप सारा दिन पढ़ते रहे तो 2 साल के बाद आपकी नज़र वीक हो गई, तो उसका क्या फ़ायदा? ठीक है? वो एक दफ़ा उमर शरीफ का शो था, उसमें नरगिस बैठी हुई थी। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की, कहती कि इंसान पहले जो है वो अपनी सेहत को दांव पे लगा के पैसे कमाता है और फिर वही पैसे जो है अपनी सेहत पे लगाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा सिर्फ ये हुआ कि जी बस ज़िंदगी स्पेंड हो गई है। तो अगर आपने सर सारी की सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे तरीके से करनी है, तो आपको मैनेजमेंट जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी। आपको लाइफ को गुजारने का तरीका जो है वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है? बहुत बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कि ज़्यादा टाइम में कम काम करते हैं। मसलन आपके कई बच्चों को देखा होगा कि उनको अगर शार्पनर और पेंसिल दे दें तो पेंसिल को शार्प करते रहते हैं। ठीक है? कभी रबड़, कभी इस तरह, कभी ये, कभी वो, टाइम वेस्ट करते हैं और करते कराते कुछ भी नहीं है। तो ऑन द अदर हैंड, एक बच्चा, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काम दिया है, उसने कर लिया और बस वो खेलने चला गया। तो आप भी इस तरह से तेज़ी के साथ काम करने सीखें। ठीक है? और काम करके अपने आप को फ्री करें, रिलैक्स करें। ठीक है? और दैट्स इट। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मतलब मुश्किल काम है आपके लिए, क्योंकि इस एज में आप जितना भी काम करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। आपको आपकी फ़िज़िकल जो बॉडी है वो सपोर्ट कर रही होती है। आप 24 घंटे जागना भी चाहें तो आप जाग सकते हैं, और आप जागते भी होंगे समहाउ जब आप किसी शादी पे जा रहे हैं या किसी ऐसे इवेंट पे जा रहे हैं कि आप कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पे आज सुना नहीं है, तो आपको बॉडी जो है वो फुली सपोर्ट कर रही होती है। तो ये एज जो है, ये जो 20 से 30 साल की एज है, ये गोल्डन पीरियड होता है, और इसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी। बाकी जो बाकी ज़िंदगी का अल्लाह को पता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप 60 70 साल तक ज़िंदा रह गए, तो उस केस में अगर आपने इस एज में कुछ किया होगा तो आपको उस एज में फ़ायदा होगा लाजमी। ठीक है? इस एज में आपने कोई लर्निंग की होगी, लर्निंग करेंगे, आपको स्किल्स डेवलप होंगी, स्किल्स आपके पास होंगी, तब आप लोग आपको एडमायर करेंगे, तब लोग आपकी बात सुनेंगे, तब लोग आपको पे भी करेंगे। ठीक है? एक जानने वाला है, वो बता रहा था कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग वो करता है, इंग्लिश का वो बेसिकली टीचर है। तो अब इन दिनों में नौ डेज जितने भी अ, ये ओ लेवल ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसमें इंग्लिश के जो एसेज हैं वो बच्चे उससे लिखवा रहे हैं। अब वो आपको पता है कि एक ऐसे राइटिंग के वो कितने पैसे दे रहे होंगे अंदाजन?
4-5 हज़ार तो दे रहे होंगे। 4-5 हज़ार नहीं, 15 हज़ार एक ऐसे राइटिंग का। 15 हज़ार वो बंदा जो है ना उसको स्टूडेंट पे कर रहे हैं, और उसके पास उसने तकरीबन एक माह के अंदर 100 से ज़्यादा एसेस लिखे हैं। तो ये उसकी एक स्किल है, ऐसे राइटिंग की एक स्किल है, उसने डेवलप की है। ऐसे राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको भी 2 से 3 महीने लग सकते हैं। आप 2-3 महीने स्पेंड करें, आप ऐसे राइटर बन सकते हैं। तो ये एक स्किल डेवलप किया, उसकी उस स्किल ने उसको पे बैक किया है कैसे? एक महीने के अंदर 15, अगर वो 100 उसने ऐसे लिखे हैं, 15,000 से 15,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 लाख रुपया बनता है। ठीक है, कैन यू इमेजिन कि 1.5 लाख रुपया अगर एक बंदा, वो ऐसा दिहाड़ीदार बंदा जो मजदूरी करता है, सारा दिन ईंटें उठाता है भट्टा पे, तो वो एक 1.5 लाख रुपया कितने अरसे में कमाता होगा? वो 15 हज़ार या 20 हज़ार जो है ना पर मंथ कमाता है, तो उसका पूरा से पूरा साल लग जाता है। और 15-20, अगर एक 1.5 लाख या 2 लाख वो साल में कमाता है, तो उसकी सेविंग कुछ भी नहीं होती। द रीज़न इज़ के जितना आपकी आपकी अगर आपकी जो एक्सपेंस है आपका वो 30,000 है, तो एक बंदा कमाता ही 40,000 है या 30,000 है, तो उसका तो सेविंग नहीं होगी। लेकिन अगर एक बंदा 50,000 कमाता है, सम हो कोई अपनी स्किल्स डेवलप करके, दो काम करके, तो जो वो पूरा वाला 20-20,000 होता है वो सेव होगा। जब वो सेव होगा, तो जो पहले वाला बंदा जो 30,000 कमा रहा है, वो उसकी सारी ज़िंदगी सेविंग नहीं होगी, वो कुछ भी नहीं बना सकता। 20,000 जिसने सेव किया है, वो एक साल में सेव करके 2,40,000 बनाएगा। उस 2,40,000 को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा सकता है, तरक्की कर सकता है। तो सिर्फ माइनर सा डिफरेंस होता है। लगता यह है कि 30,000 या 40,000 कमाने वाले में 10,000 का डिफरेंस है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो थिंग सर इसके। मैं कुछ शेयर करूं? जी। सर मैंने भी अ, एक दो दिन के अंदर कोई 3-4 हज़ार रुपए कमाया है। हम्म इस तरह मेरा मैथ थोड़ा सा अच्छा है, मुझे लगता भी है। हम्म मैंने बायोस्टैट के हमारे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पेपर किए हैं खुद हम्म बैठ हम्म के। तो हम्म उनको प्रोजेक्ट भी बना के दिए हैं, तो उन्होंने मुझे पे बैक किया है। सही है। तो तो सर ये यही डिसिप्लिन कमेटी को बताएं। क्या बताएं? यार मैं स्किल की बात कर। वो बिल्कुल इनकी बात सही है कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो यू शुड हैव अ स्किल, जिसको लोग जो है वो पिक करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो वो स्किल जो है वो आपने डेवलप करनी है। एज ए इस कोर्स की बात करें तो एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए डेटाबेस मॉडल मॉडल आपने इसको डेटाबेस को डिज़ाइन करना है एज ए डेटाबेस डिज़ाइनर। तो यू शुड हैव सच स्किल्स के आप किसी भी प्रोजेक्ट की डेटाबेस जो है वो मैनेज कर सकें। ठीक है, तो ये स्किल्स हमने डेवलप करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ दी जो डिबेट है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी सी बुक है, इस बुक का नाम है डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम्स आगे है डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट बाय पीटर रॉब। ये बड़ी फेमस बुक है। ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये इसके जो फर्स्ट 143 पेजेस हैं। तो इसमें ये रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के नाम से इसका एक चैप्टर नंबर 3 है। तो जितनी भी हमने कुछ चीज़ें जो है इसमें से डिस्कस कर ली हैं, लेकिन ये बुक जो है ये एक फॉर्मल आपको वो वे प्रोवाइड करती है कि किस तरह से वन बाय वन आपने वो चीज़ें जो है गो थ्रू करनी है। और बुक का ये बेनिफिट होता है कि अगर किसी ने कोई लेक्चर मिस कर दिया है, उसको नहीं पता, या किसी को समझ नहीं आ रही, या सेल्फ लर्न करना चाह रहा है, कि टीचर ने कोई चीज़ नहीं बताई, तो वो सेल्फ लर्न कर सकता है। दैट इज़ वाई डिस बुक्स को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये बुक आप डाउनलोड कर लें, ये बड़ी अच्छी बुक है। और मैं ये वाले पेजेस तो अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो सारी सारी कंप्लीट बुक अपलोड नहीं कर सकता एलएमएस के ऊपर ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। ओके, सो इस चैप्टर का नाम है द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें रिलेशन का भी आपको पता है, डेटाबेस का भी पता है, मॉडल का भी आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो इसमें मैं बेसिकली इस चैप्टर को रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, और वन बाय वन देखते जाते हैं। जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उसने टेबल को कहा है कि टेबल क्या है? टेबल इज परसीव्ड एज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल को मैंने कहा था कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो यही वही वही बात कर रहा है। हर रो को हम कहते हैं कि हम टप्पल कहते हैं। ठीक है, और हर कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, ओके। सो जो कॉलम होते हैं, ठीक है, वो सिंगल वैल्यू भी हो सकते हैं और मल्टी वैल्यू भी हो सकते हैं। तो ये आगे जाके ये जब हम डेटाबेस
टेबल्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट एग्जांपल देखें तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। एट्रीब्यूट डोमेन के बारे में डिस्कस हो चुका था कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट डोमेन। ये एट्रीब्यूट डोमेन की बात हो चुकी है, ठीक है। सो ये एक टेबल है, इसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम एंड सो ऑन। तो ये इसमें एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पे ये उसने एक इंस्टेंस दिया हुआ है टेबल का, यानी कि डेटा मेंशन किया हुआ है। अब इसमें जो जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी वो मैं आपको बताता जाता हूँ। डोमेन का मैंने आपको बता दिया था कि पॉसिबल वैल्यूज, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ कॉलम्स रेंज इज कॉल्ड डोमेन, ये डोमेन होती है, ठीक है। कीज के बारे में मैंने आपको बताया था की क्या होती है। की का बेसिक रोल जो है वो डिटर्मिनेशन होता है। द की रोल ऑफ की इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि सर्च आउट करना चाहते हैं हम, सर्चिंग करना चाह रहे हैं किसी, ठीक है। तो अगर आपने सर्च करना है तो यू शुड हैव अ की। तो एक की जो है वो एक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, टू डिटरमिन द अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अगर एक एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक एट्रीब्यूट है की में, तो उसको सिंगल की वैल्यू, सिंगल की एट्रीब्यूट कहेंगे। और अगर उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको मल्टी की एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मैंने आपको बता दिया था। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए if each value in column A determines one and only one value in column B। तो ये इसकी जो है वो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी की। तो इसके ऊपर बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। कंपोजिट का वर्ड मैंने यूज किया था। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि की का पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि की का पार्ट होता है उसको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। एक की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एक भी एट्रीब्यूट हो सकता है और ज्यादा भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो हर एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। और ऐसी की को जिसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम कंपोजिट की कहते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल की एट्रीब्यूट होती है, एक कंपोजिट की एट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो कंपोजिट का मतलब यह है कि उसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, की में हमारे पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो उसको हम कंपोजिट कहते हैं। तो ये इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है। अब मैं कीज के बारे में आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है कीज के अंदर। व्हाट आर द वेरियस डेटाबेस कीज। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो नेम आ रहा है वो है सुपर की, ठीक है। सुपर की किसको कहते हैं? सुपर की जिसको बेसिकली आप प्राइमरी की समझ रहे थे, वो बेसिकली क्या है, वो एक सुपर की है। सुपर की क्या होती है? अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। हाँ, एक टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है हर रो को, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट, वो एक भी हो सकता है, वो दो भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो तीन भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो उसको हम जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है हर रो को, उसको हम बेसिकली सुपर की कहते हैं, सुपर की, ठीक है। अब एक होती है मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की और सुपर की में डिफरेंस पता है आपको? कोई बताएगा? किसी को नहीं याद? मिनिमल सुपर की होती है जिसकी मतलब के मिनिमम अमाउंट यूज होके जो प्राइमरी की बनती है, और सुपर की वो होती है जिससे लाइक डिफरेंट इसकी कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। मैंने आपको लॉजिकली डेफिनेशन से दी थी कि मिनिमल सुपर की ऐसी सुपर की होती है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होता। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर एक सुपर की जो है वो मिनिमल सुपर की होगी अगर उसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम मिनिमल सुपर की कहेंगे। तो एवरी मिनिमल सुपर की जो है उसको हम बेसिकली कैंडिडेट की कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की। सुपर की क्या होती है? दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल, ईच कॉलम इन अ रिलेशन, इसको हम सुपर की कहते हैं। कैंडिडेट की क्या होती है? इट इज अ मिनिमल सुपर की, ठीक है। तो ये बेसिकली मिनिमल सुपर की है। अब जो एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, ऑफ कोर्स every candidate key is a super key but every super key is not a candidate key। ओके, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि हर सुपर की जो है वो कैंडिडेट की नहीं हो सकती, मिनिमल नहीं हो सकती, लेकिन हर मिनिमल सुपर की जो है वो ऑफ कोर्स एक सुपर की होगी, ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है सुपर की में और कैंडिडेट की में, ठीक है। अब कैंडिडेट की को ही हम प्राइमरी की कहते हैं, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्या कंस्ट्रेंट है इसमें? हम कहते हैं कि प्राइमरी की जो है every candidate key is a primary key
बट इट कैन नॉट कंटेन नल एंट्रीज। ठीक है, कैंडिडेट की में हमारे पास नल एंट्रीज आ सकती हैं, जबकि प्राइमरी की में हमारे पास नल एंट्रीज नहीं आ सकती। ठीक है, सर ये बात हमने यूनिक की में भी तो पढ़ी थी, तो हम लोग कैंडिडेट की को यूनिक नहीं, की कह सकते हैं? कैंडिडेट की को आप यूनिक की कह सकते हैं, यस। ये आपने यूनिक की में ये चीज़ पढ़ी थी, तो इसको हम कैंडिडेट की को हम यूनिक की भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो तो आपको सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्लियर हो गया, क्या होता है डिफरेंस? यस सर। ओके, तो एक होती है सेकेंडरी की। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको प्राइमरी की का नहीं पता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। सिनेरियो ये है कि मैंने मेडिकल स्टोर से मैंने मेडिसिन परचेज की आज, और मैं कल दोबारा से आ गया मेडिसिन लेने के लिए, वही वाली मेडिसिन। लेकिन मेरे पास वो अब जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है मेरे पास जिसके ऊपर मेडिसिन का नाम वगैरह लिखा हुआ था। मैं क्या कहूँगा मेडिकल स्टोर वाले को, कैसे रिट्रीव करूँगा वो वाली मेडिसिन? क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सर आपका कोई यूनिक आईडी होगा जो आपको, अगर आप से रजिस्टर वगैरह किया होगा, वो यूनिक आप आईडी देंगे। यूनिक आईडी पता ही नहीं है, यूनिक आईडी क्या है? अपना नाम आपको पता होगा, बस वो भी बता दें। नेम, हाँ नेम पता होगा। तो मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको कहा कि यार मुझे मेडिसिन का नेम भूल गया है, लेकिन कल असद के नाम से मैंने मेडिसिन ली थी। वो असद का सर्च करेगा कल वाली डेट में, असद 3-4 होंगे, असद 3-4 निकल आएंगे। फिर सर तो सर पेशेंट रीजन आईडी। बताने पड़ेंगे किस चीज के लिए ली थी। पेशेंट सर वो आईडी, टाइम डालेगा हाँ। वहां पे। फिर उसको मैं बताऊंगा कि यार जो मेरी मेडिसिन थी ना, वो मैंने फॉर एग्जांपल शुगर के लिए ली थी सपोज। ठीक है, तो वो कहेगा अच्छा असद में ये जो, क्योंकि फार्मासिस्ट है उसको पता है कि कौन सी मेडिसिन क्या क्या आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो वो बताएगा अच्छा ये वाला असद जो है, ये भी, इसने भी शुगर से रेलिवेंट दो दो असद आ रहे हैं जिन्होंने शुगर से रेलिवेंट मेडिसिन ली थी। फिर मैं उसको क्या कहूँगा, फिर मैं उसको कहूँगा अच्छा यार मैंने ना तकरीबन कोई 2 PM के ऊपर ना मैंने मेडिसिन ली थी। ठीक है, वो कहेगा हाँ ये एक असद जिसने 2 PM पे ली थी, और एक ने शाम को 7 बजे ली थी, तो आप ये दो वाले हैं। ओके, तो फिर वो वाली मेडिसिन मुझे दे देगा। तो ये बेसिकली जो आपने इस तरह से डेटा को रिट्रीव किया ना, ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी की जो है ये स्ट्रिक्टली डेटा रिट्रीवल पर्पस के लिए यूज करते हैं। मतलब सेकेंडरी की जो है वो आपको जरूरी नहीं है कि आपको यूनिक रैकेट प्रोवाइड करे। जैसे असद के नेम से मैंने सर्च किया, तो उसने सर्च किया तो 4 रैकेट्स आ गए। तो ये बेसिकली उससे ये होगा कि हम फर्दर डिग डाउन करके हम अपने फाइनल रिजल्ट के ऊपर जाना पहुंचना चाहते होते हैं। लेकिन ये सिर्फ सेकेंडरी की तब इफेक्टिव होती है जब हमें प्राइमरी की का नहीं पता होता। जैसे वो बता रहे हैं कि हमें वो उसमें एक आईडी होता है, हर रसीद का एक आईडी होता है। तो आईडी भाई मुझे, मेरे पास तो रसीद ही नहीं है, तो आईडी कहाँ से होगा? मुझे तो आईडी याद ही नहीं है। तो अगर आपको आईडी याद नहीं है तो आप सेकेंडरी की यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी कीज effectiveness is narrowing a search depends on how restrictive that secondary key is। ठीक है, तो ये सेकेंडरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि वो कितना नैरो डाउन आपको कर सकता है, आपके रिजल्ट के ऊपर कितना इफेक्टिवली आपको लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी की इस पर्पज के लिए यूज होती है। ठीक है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट होता है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि स्ट्रिक्टली डेटा रिट्रीवल पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक होती है फॉरेन की। आपको सुपर की का पता चल गया, कैंडिडेट की का, प्राइमरी की का और सेकेंडरी की का आपको पता चल गया, यूनिक की का आपको पता चल गया। तो ये सारी की सारी कीज आपको पता चल गई ये क्या होते हैं। एक होती है फॉरेन की। फॉरेन की होती है कि एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, याद रहे कि फॉरेन की तब एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास एक से ज्यादा टेबल्स होंगे। फॉरेन की के लिए एटलीस्ट 2 टेबल्स होना मस्ट हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन की जो है, अगर आपने एक से ज्यादा टेबल से डेटा लेके आना है तो उसके लिए हम फॉरेन की यूज करते हैं। ठीक है, फॉरेन की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फॉरेन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉरेन की का। एक आपके पास एक टेबल है, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल नादरा के पास है आपका डेटा पड़ा हुआ है। नादरा नादरा में यहाँ पे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का सर डेटा पड़ा हुआ है। हमारे पास सिंगल स्क्रीन शो हो रही है आपकी, आपने शेयर नहीं की गई। आपने ये फॉर एग्जांपल नादरा का डेटा शो हो रहा है आपके पास, ये सही है। नादरा का रिकॉर्ड है। इसमें पेरेंट्स के नाम से एक टेबल है, एक चिल्ड्रन के नाम से एक टेबल है। सपोज 2 टेबल्स हैं, 2 रिलेशंस हैं आपके पास।
यहाँ पे पेरेंट आईडी है और यहाँ पे पेरेंट नेम है, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं इसमें। इसमें पेरेंट आईडी है 1 2, ठीक है, 3 एंड सो ऑन। हर एक का फादर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एजाज, ठीक है, रिजवान, ठीक है, शाहिद। तो ये यहाँ पे पेरेंट्स के नेम्स हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन नेम है, चिल्ड्रन आईडी है यहाँ पे, ठीक है। चिल्ड्रन आईडी है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे चिल्ड्रंस नेम है, चिल्ड्रन नेम है फॉर एग्जांपल ABCD, ठीक है, ये ABCD इसके चिल्ड्रन नेम्स हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेरेंट, कौन से चिल्ड्रन जो है उसका कौन सा पेरेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये बेसिकली एक साथ में हम यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बनाएंगे पेरेंट आईडी, यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाएंगे पेरेंट आईडी। पेरेंट आईडी अगर चाइल्ड नंबर 1 जिसका नाम A है, ठीक है, उसका अगर पेरेंट जो है वो एजाज है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। चाइल्ड नंबर B जो है उसका भी पेरेंट अगर एजाज है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। चाइल्ड नंबर C है उसका पेरेंट अगर शाहिद है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। चाइल्ड नंबर D है उसका पेरेंट अगर रिजवान है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये PID क्या है इस रिलेशन में, पेरेंट्स के रिलेशन में ये वाला जो PID है ये क्या चीज है? ये बेसिकली प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या एवरी प्राइमरी की कैंडिडेट की होती है? क्या हर प्राइमरी की कैंडिडेट की होती है? कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की ऐसी की होती है जो प्राइमरी की मिनिमल बनने सुपर के लिए मतलब मिनिमल सुपर की है, मिनिमल प्रपोज की सुपर जा की। सकती है। हाँ जी, तो इसको कहते हैं मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की प्राइमरी की मिनिमल सुपर की नहीं होती, लेकिन सारी मिनिमल सुपर की प्राइमरी होती। नहीं, प्राइमरी की जो है वो कैंडिडेट, एवरी प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, यस और नो? यस यस, एवरी प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, यस, ठीक है। एंड एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, यस और नो? यस ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सुपर की का पता होना चाहिए, कैंडिडेट की का पता होना चाहिए, प्राइमरी की का पता होना चाहिए। सुपर की क्या होती है? जो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है हर रो को, तो ये सुपर की है। अगर PID की बात करें तो ये सुपर की है। क्या ये मिनिमल सुपर की है? यस, क्योंकि इसमें एक ही एट्रीब्यूट है और ये मिनिमल सुपर की है। तो क्या ये अगर ये कैंडिडेट की बन गई है यानी कि मिनिमल सुपर की है तो क्या ये प्राइमरी की बन सकती है? यस, ये प्राइमरी की बन सकती है क्योंकि इसमें नल वैल्यूज नहीं है। दैट्स इट। इसका मतलब ये कि ये प्राइमरी की है। अगर ये प्राइमरी की है तो ये क्या है? इधर क्या है? ये इस टेबल में, और इसमें सर ये ये क्या है? उधर की प्राइमरी की और इधर फॉरेन की होगी, एक ही इधर प्राइमरी की ये की होती प्राइमरी की है टेबल की। ये ये प्राइमरी की है चिल्ड्रन के टेबल की, ये प्राइमरी की है पेरेंट्स के टेबल की, ठीक है। जब हमने इन दोनों को टेबल्स को लिंक करना है तो हम बेसिकली एक टेबल में इस टेबल की जो पेरेंट प्राइमरी की होगी वो एज ए फॉरेन की यहाँ पे बिहेव करवाएंगे। इसको कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि डिपेंड कर रहा होता है किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के ऊपर। अब फॉरेन की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये देखो ये रिपीट हो रही है। फॉरेन की में वैल्यूज जो है वो रिपीट हो सकती हैं, फॉरेन की में वैल्यूज नल हो सकती हैं, जबकि प्राइमरी की में वैल्यूज जो है वो ना रिपीट हो सकती हैं ना नल। तो आपको फॉरेन की का पता चल गया। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की is an attribute or set of attributes which actually depends upon the primary key of another table, ठीक है, जिसकी वैल्यूज जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कभी भी ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, 4 हो सकती है। तो सर यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूंगा तो 4 अब जब मैच करूंगा दोबारा से इस टेबल में कि इसका पेरेंट जो है वो फॉर एग्जांपल F है चाइल्ड नेम, F का पेरेंट कौन है? तो है 4ID। 4ID पे यहाँ पे तो 4ID है ही नहीं, मैच नहीं करेगा। तो ये आपकी जो फॉरेन की है उसकी हर वैल्यू इट मस्ट मैच विद द प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी की वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है वो मैच कर रहा है इसके साथ। इसका मतलब है कि चाइल्ड A जो है वो भी एजाज का है और चाइल्ड B जो है वो भी एजाज का है। चाइल्ड रिजवान का जो चाइल्ड है वो है 2 विच इज D,
तो रिजवान का चाइल्ड है डी, और शाहिद का जो है वो चाइल्ड जो है वो है सी। तो इससे बेसिकली फॉरेन की जो है ये हमें हेल्प आउट करती है कि हमने दो टेबल्स को लिंक कैसे करना है, हाउ टू लिंक द टेबल। ठीक है, तो फॉरेन की एट्रीब्यूट आपको क्लियर हो गया कि फॉरेन की क्या होती है। इज इट क्लियर नो? यस जी सर। सर। ओके, अब इस पे इंटेग्रिटी रूल्स होते हैं। ये इंटेग्रिटी रूल्स क्या हैं? ठीक है, वो मैंने अभी आपको कुछ बताए हैं रूल्स। फॉरेन की के जो मैंने रूल्स बताए हैं ये बेसिकली इंटेग्रिटी रूल्स हैं कि इसमें वैल्यू जो है प्राइमरी की जो इंटेग्रिटी रूल्स हैं वो क्या है, इसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, इसमें वैल्यू नल नहीं हो सकती, इसको कहते हैं इंटेग्रिटी रूल्स। ठीक है, इस तरह से फॉरेन की है, फॉरेन की में वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, ठीक है, वैल्यूज नल हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती जो कि दूसरे टेबल के प्राइमरी की एट्रीब्यूट की वैल्यू एग्जिस्ट जहाँ पे नहीं करती। तो आपको ये चीज़ जो है ये बेसिकली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में आता है। ठीक है, तो इसको इसको बेसिकली एंटिटी इंटेग्रिटी कहते हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है। इसमें वैल्यूज जो हैं वो नॉट नल होती हैं और इसमें सारी की सारी वैल्यूज जो हैं यूनिक होती हैं। ये किसकी एंटिटी इंटेग्रिटी की बात हो रही है? प्राइमरी की बात हो रही है। अगर प्राइमरी की इंटेग्रिटी हो रही है, अगर किसी एंटिटी जो है ना वो बेसिकली इस रिलेशन को ही कह रहा है। ठीक है, हर रिलेशन को हम एंटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली एंटिटी का मैंने बताया था कि एंटिटी क्या होती है, एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू सेव डेटा, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। अब कस्टमर के बारे में हम डेटा सेव करना चाहते हैं तो कस्टमर इज एन एंटिटी। ठीक है, अब उसका कस्टमर का नाम, टेबल का नाम भी आपने कस्टमर रख दिया है, तो इस वजह से एंटिटी और रिलेशन जो है उन दोनों की डेफिनेशन सेम हो गई है। ठीक है, लेकिन असल में ये है कि कस्टमर के बारे में वी वांट टू सेव डेटा अबाउट कस्टमर, और आप कस्टमर टेबल, इस टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप कस्ट भी रख सकते हैं, आप कस्टमर रिलेशन भी रख सकते हैं, कस्टमर टेबल भी रख सकते हैं, इस तरह से इसका नाम। तो नेम कस्टमर टेबल का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके बारे में आप डेटा सेव कर रहे हैं उसको हम एंटिटी कहते हैं। और एंटिटी इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि उसमें जो प्राइमरी की जो है उसकी इंटेग्रिटी है, उसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती और रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, और रिफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ये फॉरेन की के बारे में डिस्कस ये बात कर रहा है। एंटिटी इंटेग्रिटी जो है ये प्राइमरी की के बारे में बात कर रहा है, और रिफरेंशियल इंटेग्रिटी ये रेफर से वर्ड आया, रेफरेंशियल। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो फॉरेन की है उसकी वैल्यू मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू। समझ आ गई बात की कि फॉरेन की में अगर जो भी वैल्यू है इट मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू, तो इसको हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। प्राइमरी की में आपकी वैल्यूज जो है वो नॉट नल होती हैं और यूनिक होती हैं। ठीक है, इसको एंटिटी इंटेग्रिटी कहते हैं, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में आपकी वैल्यूज जो हैं वो मस्ट मैच करनी चाहिए किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज के साथ। उसके बाद ये रेफरेंशियल आपको कीज का पता चल गया, आपके रिलेशनल सेट ऑपरेशंस का पता चल गया था। कौन कौन से ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे? हमने पढ़ा था सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमने यूनियन पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था, प्रोडक्ट पढ़ा था, इंटरसेक्ट पढ़ा था। इसमें कुछ आपने ये जो ज्वाइन है वो नहीं पढ़ा, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट का क्या मतलब होता है? सिलेक्ट का हमने पता था कि अगर हमारे पास एक ओरिजिनल टेबल है, इसमें से हम कुछ रॉज को सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी कंडीशन की बेस पे, तो हम वो रॉज जो है वो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हम किसी टेबल को फिल्टर आउट करना चाहते हैं। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, उनमें से एक कॉलम को देखना चाहते हैं, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट का ऑपरेशन जो है ये काम कर सकेगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। यूनियन, दो टेबल्स का अगर आपने यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन जो है उसके लिए ये यूनियन जो है बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेटर है, जिसमें दो ऑपरेंड्स जो हैं वो आपके दो रिलेशंस होंगे। ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दो ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेंड्स चाहिए। ये ऑपरेंड एक रिलेशन होगा, एक ऑपरेंड, और दूसरा ऑपरेंड भी एक रिलेशन होगा। अब इन दोनों का जो ये यूनियन तब हो सकते हैं जब ये दोनों जो है यूनियन कंपैटिबल होंगे। यूनियन कंपैटिबल का मतलब ये है कि जो एट्रीब्यूट्स इसमें होंगे वही के वही एट्रीब्यूट्स, उतने ही एट्रीब्यूट्स इसमें होने चाहिए, तब ये दोनों यूनियन कंपैटिबल होंगे। जब यूनियन कंपैटिबल का मतलब ये है कि इसकी सारी की सारी रोज और इसकी सारी की सारी रोज, इन दोनों को इकट्ठा करके रख लो, इकट्ठा करके लिख लो ऐसे, तो इसको हम कहते हैं यूनियन। ये यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इंटरसेक्शन का अगर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
इंटरसेक्शन का मतलब ये है, इसके लिए भी दोनों के दोनों दो रिलेशंस हैं, दोनों के दोनों टेबल्स हैं, वो यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। इसमें ये है कि दो जो रोज कॉमन आ रही हैं वो हमने लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे फ्रैंकलिन और जॉनसन है, और यहाँ पे भी फ्रैंकलिन और जॉनसन है, ये वाली रो। तो ये दोनों, ये वैल्यू, ये वाली रो और ये वाली रो जो है दोनों टेबल्स में मैच कर गई है। तो जो रोज मैच कर जाएंगी वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इंटरसेक्ट के केस में। तो इंटरसेक्ट एक बाइनरी ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड्स लेता है एज ए रिलेशंस, और उनके दरमियान जो कॉमन रोज होती हैं वो आउटपुट कर देता है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये है कि आपने ये इसके लिए भी दोनों टेबल जो है वो यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। इसमें जो ऐसी, इस टेबल में ऐसी रोज जो इसका पार्ट नहीं है, तो इसमें जॉर्ज और जून्स आ रहा है जो कि इसमें नहीं है, तो आप ये लिख देंगे आउटपुट यहाँ पे। इसके अलावा जेन और स्मिथ आ रहा है, तो जेन और स्मिथ जो है यहाँ पे नहीं है, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे। पीटर्स और रॉबिन्सन आ रहा है, पीटर रॉबिन्सन, तो पीटर रॉबिन्सन यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फ्रैंकलिन जॉनसन है इसमें, यहाँ पे ये है, तो ये आपने नहीं लिखना। ऐसे सारी के सारी टपल्स इसमें से लिखनी है जो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि फ्रैंकलिन हमने नहीं लिखा, मार्टिन, ठीक है, मार्टिन लोपेस जो है वो आपने लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। तो आपको डिफरेंस का भी क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली वही जो हमने कार्टियन प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, ये वही वाला ऑपरेशन है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट का ऑपरेशन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पहली रो लेंगे आप, इसको आप दूसरे टेबल की पहली रो के साथ कंकैड करेंगे। याद रहे कि इसके लिए दोनों टेबल्स का यूनियन कंपैटिबल होना जरूरी नहीं है। इसमें हो सकता है 3 कॉलम हो, इसमें हो सकता है 2 कॉलम हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों दोनों यूनियन कंपैटिबल हो। लेकिन इसमें प्रोडक्ट होगा कैसे, पहली रो पकड़ेंगे, इसको इसके साथ कंकैड करेंगे 23W और 6 के साथ, ठीक है। इसके साथ जब कंकैड करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से रो आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। फिर आप पहली रो को दूसरी रो के साथ कंकैड करेंगे, फिर आप पहली रो को तीसरी रो के साथ कंकैड करेंगे, इस तरह से फिर आप सेकंड रो पकड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ कंकैड करेंगे एंड सो ऑन। तो हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो ऑपरेशंस हमने डिस्कस नहीं किए थे आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ज्वाइन ऑपरेशंस। याद रहे कि ज्वाइन ऑपरेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और ज्वाइंस मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, वो उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और ज्वाइन का मतलब क्या है। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा टेबल से डेटा लेके आना है तो आपको ज्वाइंस लगाने पड़ते हैं। अब ज्वाइंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ज्वाइन का मतलब होता है लिंकिंग टेबल, ठीक है, लिंकिंग टेबल। अब आप टेबल्स को आपने किस तरह से लिंक करना है, आप टेबल्स को लिंक कर सकते हैं जिस तरह से मैं अभी बता रहा था प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे। आप मुझे ये बताएं कि ये टेबल है, इसमें एजेंट कोड क्या है, प्राइमरी की बन सकता है? सर इसमें तो वो वैल्यू रिपीट हुई थी है। इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, इसमें 125 और 125 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इसमें प्राइमरी की नहीं है। तो अगर कस्टमर का टेबल देखें तो कस्टमर के टेबल में जो कस्टमर कोड है, कस्टमर कोड वो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी की है, ये वाला। तो ये वाला जो कॉलम है ये एट्रीब्यूट हमारे पास प्राइमरी की है। अगर हम एजेंट का टेबल देखें तो एजेंट के टेबल में हमारे पास जो एजेंट कोड है ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। ये यूनिक कोड्स हैं एजेंट्स के, ठीक है, और ये उनके फोन नंबर्स हैं, ठीक है। अब एजेंट कोड यहाँ पे भी है इस टेबल में और एजेंट कोड यहाँ पे भी है। तो इस एजेंट कोड में ये क्या है, ये एज ए फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये एक दूसरे दूसरे टेबल में, दूसरे रिलेशन में प्राइमरी की के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका यहाँ पे होना, ये इसका इस चीज की गारंटी है कि ये फॉरेन की है, ठीक है। अब ये इसमें फॉरेन की है, फॉरेन की में वैल्यूज रिपीट भी हो सकती हैं और नल भी हो सकती हैं। अब इन दोनों टेबल्स को अगर हमने ज्वाइन करना है, डेटा को हमने ज्वाइन क्यों करना है, मैं ये देखना चाहता हूं कि जो वॉकर है, वॉकर का फोन नंबर बताएं। तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा, कैसे बताएंगे वॉकर का फोन नंबर?
तो अगर आपने वॉकर का फोन फोन नंबर ढूंढना है तो फोन नंबर तो यहाँ पे है नहीं, वो तो इस टेबल में है। यस ठीक है, तो वॉकर का सर फोन कि नंबर कैसे उसके ढूंढ, वॉकर का एजेंट फोन कोड नंबर देखेगा और उधर से निकालेगा। एग्जैक्टली तो इसमें बेसिकली वॉकर का बेसिकली एजेंट कोड देखेंगे, एजेंट कोड है उसका 231 और यहाँ पे एजेंट कोड जो है 231 यहाँ पे ये है, ये 231 का फोन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉकर का जो फोन नंबर है वो है 6152431124। तो ये उसका फोन नंबर है। ये कैसे पता चला? ये बेसिकली एजेंट कोड की वजह से पता चला कि एजेंट कोड यहाँ पे इसका 231 है और यहाँ पे जो एजेंट 231 है उसका फोन नंबर क्या है। तो ये है दो टेबल्स को ज्वाइन करने का तरीका कि आप प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप क्यूरी आपने पुट की है उसका रिजल्ट इसमें नहीं है, इस टेबल में नहीं है, किसी और टेबल में है और उस टेबल में वॉकर नहीं है। इस टेबल में आपको कस्टमर नेम नजर आ रहा है, तो इस टेबल में आपको वॉकर नहीं मिलेगा, तो आपको दोनों टेबल्स को लिंक करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ज्वाइंट्स यूज होंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। पहली टाइप है नेचुरल ज्वाइंट्स। नेचुरल ज्वाइंट्स क्या होते हैं? नेचुरल ज्वाइंट्स के लिए याद रखिएगा कि दो टेबल्स में कॉमन एट्रीब्यूट होना जरूरी है। देयर इज अ मस्ट थिंग कि हमारे पास इसमें भी एजेंट कोड हो, इस रिलेशन में भी और इस रिलेशन में भी एजेंट कोड हो। तो अगर इस तरह से है कि हमारे पास दोनों टेबल्स में सेम एट्रीब्यूट है जिसको हम कॉमन एट्रीब्यूट कह रहे हैं, तो तब हम नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हैं। उस तरह के ज्वाइंस को हम नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। अब ये ज्वाइन होता कैसे है, कैसे नेचुरल ज्वाइन जो है वो लगता है? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप है सिलेक्ट और तीसरा स्टेप है प्रोजेक्ट। इन तीनों का आपको पता है, प्रोडक्ट का भी आपको पता है, सिलेक्ट का भी आपको पता है, प्रोजेक्ट का भी आपको पता है। ठीक है, तो ये कैसे ज्वाइन लगता है? सबसे पहले अगर मैंने देखना है कि वॉकर का सेल फोन नंबर क्या है, ठीक है, तो बेसिकली बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा होता है? बैकएंड के ऊपर ये होता है सबसे पहले ये इनके ऊपर प्रोडक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसकी पहली रो को पकड़ेंगे, इसके साथ कनकैड करेंगे, फिर पहली रो पकड़ेंगे इसके साथ कनकैड करेंगे, फिर पहली रो पकड़ेंगे इसके साथ कनकैड करेंगे, फिर पहली रो पकड़ेंगे इसके साथ कनकैड करेंगे। तो टोटल कितनी टपल्स होंगी प्रोडक्ट के टेबल में इस वाले केस में? इसमें हमारे पास 6 CN टपल्स हैं। multiplied by agent and छः हैं। इस इसमें हमारे पास 6 टपल्स हैं, यस इसमें हमारे पास 4 टपल्स हैं। फोर तो टोटल कितनी टपल्स होंगी 10 प्रोडक्ट होंगे। वाले को? 24 24, 24, 6 मल्टीप्लाई बाई 24 4, तो 24 होंगे। तो ये 24 आपको टपल्स इस तरह से नजर आएंगे, ये देखें। तो सबसे पहले प्रोडक्ट होगा, नेचुरल ज्वाइन का पहला स्टेप है प्रोडक्ट। ये बैकएंड का स्टेप बता रहा हूँ, ये जब आप क्यूरी लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बैकएंड के ऊपर इस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, क्यूरी कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यूरी आपने कैसे लिखनी है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए, नेचुरल ज्वाइन करने के लिए अपनी क्यूरी कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन बैकएंड के ऊपर जो प्रोडक्ट सबसे पहले जो स्टेप परफॉर्म हो रहा होगा वो प्रोडक्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद सिलेक्ट, आपने सिलेक्ट क्या करना था? आपने सिलेक्ट करना था फोन नंबर, किसका? वॉकर का। तो जहां जहां पे कस्टमर नेम वॉकर होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लिया सपोज। तो दूसरा स्टेप जो होगा वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, सिलेक्ट में आप अपनी मर्जी से जो भी आपकी क्यूरी होगी उसके अकॉर्डिंगली वॉकर, वॉकर जो है 3 रोज में आ रहा है। यहाँ पे 3 रो, फर्स्ट 3 रोज में कस्टमर नेम जो है वो वॉकर आ रहा है। ये तीनों की तीनों रोज हैं, ये तीनों की तीनों रोज जो है वो सिलेक्ट स्टेप में सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई और क्यूरी परफॉर्म कर रहा है, इसकी वजह से उसका सिलेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि बेसिकली फोन नंबर क्या है, फोन नंबर। ठीक है, तो आपने बेसिकली फिर उसमें से फोन नंबर निकालना है। इसमें से अगर आप ये नहीं देखना चाह रहे, कोई कोई कॉलम नहीं देखना चाह रहे, तो आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो आप प्रोजेक्ट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है पहले प्रोडक्ट होता है, फिर सिलेक्ट होता है, फिर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सेल में बेसिकली हो क्या रहा है। सर ये PDF जरा जूम कर दें काइंडली। ओके, आपके पास जो है वो 2 टेबल्स हैं।
इसमें एक कॉलम है ए बी सी एट्रीब्यूट्स, इसमें एक कॉलम है सी डी। आप बेसिकली शो करना चाहते हैं ए और डी को। अब ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप क्यूरी कैसे लिखेंगे? ये रिलेशन जो है ये R1 रिलेशन है, ये रिलेशन R2 रिलेशन है। इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं सी और डी, इसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी। इसमें प्राइमरी की जो है वो हमारे पास ए है, ए हमारे पास प्राइमरी की है, और इसमें हमारे पास प्राइमरी की जो है वो सी है। लिहाजा यहाँ पे R1 में जो सी है ये वाली, ये बेसिकली फॉरेन की है, यहाँ पे फॉरेन की। अब हमने इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन के थ्रू हमने इन दोनों को मैच करना है। मैंने लेके आना है सिलेक्ट ए, लेके आना है ए जो है। अगर एक से ज्यादा रिलेशंस हैं तो आपको रिलेशंस के नेम भी लिखने पड़ेंगे कि कौन से टेबल से ए लेके आना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी लिख दूंगा तो क्या पता चलेगा सी ये वाला लेके आना है इस टेबल से कि इस टेबल से सी लेके आना है? तो बताना पड़ेगा रिलेशन का नाम जिससे आपने सी ए लेके आना या सी लेके आना। तो आप लिखेंगे R1 से मैं लेके आना चाहता हूँ, क्या लेके आना चाहता हूँ? ए। तो R1 डॉट ए लिख सकते हैं आप कि रिलेशन R में से आप ए कॉलम लेके आना चाहते हैं, और रिलेशन R2 में से डी लेके आना चाहते हैं, ये वाला कॉलम लेके आना चाहते हैं, ठीक है। फ्रॉम R1 R2, R1 और R2 दोनों कॉलम्स के साथ, दोनों रिलेशंस में से हम ये वाले कॉलम्स जो हैं वो लेके आना चाहते हैं। कैसे लेके आना चाहते हैं? यहाँ पे आप वेयर की कंडीशन लगा सकते हैं। वेयर R1 डॉट सी, R1 का जो सी कॉलम है वो इक्वल है R2 के सी कॉलम के साथ। सिंपल सी मैंने एक क्यूरी लिखी है, मैं यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरह से है। आप मुझे ये बताएं कि आंसर क्या आएगा? आंसर क्या है? कौन बताएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा कि जहां पे R1 डॉट सी की वैल्यू R डॉट C2 के इक्वल है, R1 डॉट C ये है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसके भी इक्वल है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसके भी इक्वल है। तो एक दफा आपने ये लेके आना है, 1 लेके आना है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे डी की वैल्यू है 17567। ओके, तो एक तो ये आंसर आएगा। दूसरा आंसर 2 भी आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 जो है यानी कि इस रो का जो सी है वो यहाँ पे इसके इक्वल है, तो यहाँ वो पे भी 2 टू। 17567 ये आएगा। अब ये आंसर ऐसे क्यों आया, ये कैसे पता चलेगा कि ये आंसर जो है? सबसे पहले असल में हुआ है प्रोडक्ट का ऑपरेशन जो है सबसे पहले परफॉर्म हुआ है। जब मैं इसको प्रोडक्ट परफॉर्म करूंगा सबसे पहले, तो उसमें कितनी रोज आएंगे? उसमें 4 रोज आएंगे। और उसमें कितने कॉलम्स होंगे? उसमें ये सारे के सारे कॉलम्स होंगे, ये सारे के सारे कॉलम्स होंगे 1 2 3 4। इसमें ए कॉलम होगा, इसमें बी कॉलम होगा, इसमें R1 का सी कॉलम होगा और R2 का सी कॉलम होगा, और फिर डी कॉलम होगा। सबसे पहली रो होगी ए असद 2, उसके बाद ये वाली पूरी की पूरी रो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद फिर यही वाली रो लिखेंगे 1 असद 2, और ये वाली पूरी की पूरी रो ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सेकंड रो पकड़ेंगे, सेकंड रो यहाँ पे लिखेंगे 2 रजा, 2 रजा आ गया, और आगे ये लिख देंगे ये वाला यहाँ पे 2 17567। उसके बाद ये वाली रो पकड़ेंगे, सॉरी इसको पहले के साथ कंकैड करेंगे। पहले इस रो को पहली रो के साथ कंकैड करेंगे पहले, तो यहाँ पे आएगा 1 ये वाला 1 2 3
तो आपने ऊपर भी बताया नहीं है, गलत हो गया था, आपने बताया नहीं है यहाँ पे। इस रो को पकड़ना है पहले और फिर इसको इसके साथ कंकैट करना है, फिर इस रो को पकड़ना है और इसके साथ कंकैट करना है, ये है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 ये वाली पहली रो आ गई, उसके बाद ये सेकंड रो ये वाली लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 7 5 6 7। उसके बाद इस रो को पकड़ेंगे और इसको इसके साथ कंकैट करेंगे पहली के साथ, तो 2 रजा 2 आएगा और आगे आएगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर दूसरी रो को पकड़ेंगे 2 रजा 2 और उसको दूसरी रो के साथ कंकैट करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 1 7 5 6 7। तो बैकएंड के ऊपर इस क्यूरी में, अभी ये क्यूरी जो है आपको नजर आ रही है, ये वाली क्यूरी है, सिर्फ ये ज्वाइन लगाया हुआ है, 2 टेबल से मैं डेटा लेके आना। लेकिन बैकएंड के ऊपर हो क्या रहा है, हो क्या सबसे पहले पहला सब परफॉर्म होता है प्रोडक्ट। तो बैकएंड के ऊपर एक टेम्परेरी टेबल बनता है, टेम्प टेबल बनता है, वो ये वाला प्रोडक्ट ये वाला टेबल बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके ऊपर परफॉर्म होगा सिलेक्ट, सिलेक्ट का ऑपरेशन स्टेप नंबर 2। किसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर, ये जो यहाँ पे आपको ये वाला टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल के ऊपर सिलेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो कि टेम्प टेबल है। सिलेक्ट क्या करना चाहते हैं हम, सिलेक्ट हम करना चाहते हैं जहां पे ये वाली कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन मैच कर रही है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये कंडीशन मैच कर रही है, r1.c r2.c के इक्वल है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये दोनों रोज जो है निकल जाएंगे, ये रो और ये रो। यहाँ पे r1 की c की वैल्यू r2 के c के इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन में मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये वाली रो आ रही है और ये वाली रो आ रही है। तो इसके ऊपर जब मैंने सिलेक्ट परफॉर्म किया तो आंसर आया 1 असद 2 2 1 7 5 6 7, ठीक है, और 2 रजा 2 2 1 7 5 6 7। तो ये वाली रो पहले ये आ गई और फिर ये वाली रो आ गई। तो ये सिलेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। उसके बाद परफॉर्म होगा प्रोडक्ट का स्टेप। प्रोडक्ट का जो है ना, मैं देखना चाह रहा था, ए देखना चाह रहा था और डी देखना चाह रहा था। ये ए है प्रोजेक्ट और तो ये होगा। ये हाँ प्रोजेक्ट बेसिकली, वो बेसिकली प्रोडक्ट कह रहा हूँ, उसका प्रोजेक्ट होगा। तो बेसिकली मैं देखना चाह रहा था ए और डी। तो ये R1 का ए जो है वो ये है, ये वाला कॉलम है, और R2D जो है वो ये है, ये वाला कॉलम है। तो ये और ये मैंने दोनों इसमें से अलग कर लिए, तो आपके पास आंसर वही आया जो मैंने शुरू में लिखा था, 1 7 5 6 7 2 7 5 6 7। तो आपको क्लियर हो गया कि जब आप दो टेबल से डेटा लेके आते हैं तो आप ज्वाइन लगाते हैं। ज्वाइन क्या है? ये ज्वाइन है, ये नेचुरल ज्वाइन है। याद रखिएगा नेचुरल ज्वाइन में जो जो कंडीशन लगेगी उसमें जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाएंगे वो कॉलम्स दोनों में सेम होना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल ज्वाइन। डन हो गया? यस सर। ट्रू पे सर थोड़ा ओके, सा कंफ्यूजिंग था लेकिन अब क्या क्या कंफ्यूजन है? मतलब सर जब आपने पहले समझाया था तब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन अब समझ आ गई। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक और ज्वाइन होता है, उसको हम कहते हैं इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन जो है ये एक ज्वाइन की एक और फॉर्म है, ठीक है। अब नेचुरल ज्वाइन जो है वो 2-3 टाइप्स के हो सकते हैं। नेचुरल ज्वाइंस की आगे फर्दर टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप है ज्वाइन इक्वी ज्वाइन की, और एक इसकी टाइप है थीटा ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या है और थीटा ज्वाइन क्या है? जब हमने वेयर की कंडीशन लगाई थी जहां पे हमने लिखा था r1.c इज इक्वल टू r2.c, अगर तो हमारे पास जो कंडीशन है वो इक्वल की कंडीशन है तो उसको हम इक्वी ज्वाइन कहेंगे। अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से है, हम इस तरह से भी कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर r1.c ग्रेटर देन r2.c, हम इस तरह से भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो अगर अगर इक्वल का ऑपरेटर यूज किया हुआ है यहाँ पे कंडीशन में तो हम इसको इक्वी ज्वाइन कहेंगे,
अगर अदर देन इक्वल यूज किया हुआ तो उसको हम थीटा ज्वाइन करेंगे। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अगर इस तरह के आपने सारे के सारे ऑपरेटर्स यूज किए हैं, उसको हम उस तरह के ज्वाइन को हम थीटा ज्वाइन कहेंगे और इस तरह के ज्वाइन को हम इक्वी ज्वाइन कहेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर यस है? सर। ओके। यस सर। ओके, अब ज्वाइन जो है इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन, ये तो हमने बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बेस पे। ऑपरेटर्स की बेस पे हमने डिफरेंस बताया था, इसमें जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं उसकी बेस पे हमने डिफरेंस बताया था, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है ज्वाइंस की दो और डिफरेंट, मतलब इसकी दो और टाइप्स हो सकते हैं, इनको दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ज्वाइंस जो हैं वो इनर ज्वाइन कहलाते हैं और कुछ ज्वाइंस जो हैं वो आउटर ज्वाइन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल ज्वाइंस ही होते हैं, लेकिन वो इक्वी ज्वाइन भी हो सकते हैं, थीटा ज्वाइन भी इनमें से कोई एक हो सकता है, एट अ टाइम इनमें से कोई एक हो सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो इनर ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर आउटर ज्वाइन हो सकते हैं। ये इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन क्या होते हैं? अगर तो आप सिर्फ मैच रैकेट लेके आना चाहते हैं, अगर दो टेबल्स हैं आपके पास, उसमें से आपने ए और बी, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, आप इन दोनों की मैच रैकेट लेके आना चाहते हैं जो कि मैच कर रहे हैं, तो उस तरह के रैकेट्स को हम, अगर उस तरह का ज्वाइन आप लगा रहे हैं तो उसको हम नेचुरल ज्वाइन कहते हैं, सॉरी इनर ज्वाइन कहते हैं, अगर मैच रैकेट लेके आना चाहते हैं। इसी एग्जांपल्स बाद में देखते हैं, मैच टपल्स लेके आना चाहते हैं। अगर आप अनमैच टपल लेके आना चाहते हैं, अनमैच टपल्स, तो उसको हम आउटर ज्वाइन कहते हैं। अब आउटर ज्वाइंस की भी दो टाइप्स होती हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो अब एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि फॉरेन की में हर वैल्यू हो जो प्राइमरी की में एग्जिस्ट करती हो, ऐसा ही है। दोबारा से बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पेरेंट्स और चाइल्ड्स की एग्जांपल ली थी। ये पेरेंट आईडी है और ये चाइल्ड आईडी, ये यहाँ पे उसका नेम है, पेरेंट नेम, और यहाँ पे ये चाइल्ड आईडी है और यहाँ पे ये चाइल्ड नेम है और यहाँ पे बेसिकली पेरेंट आईडी है। 1 2 3 पेरेंट्स हैं, ये चाइल्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ABC उसका नाम है, इसका पेरेंट 1 है, इसका पेरेंट 1 है, इसका पेरेंट 2 है, ठीक है। जब इसको इन दोनों को मैच करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्या पेरेंट नंबर 3 का कोई चाइल्ड है? दोबारा से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या पेरेंट नंबर 3 का कोई चाइल्ड है इसका नाम जो है वो नो सर। EFG? नो सर। इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, या इनको जो हम ज्वाइन करेंगे, कोई चाइल्ड हम नहीं लिख है सकते सर। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे कैसे? हम क्या देखना चाहते हैं? हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट चाइल्ड आईडी देखना चाहते, चाइल्ड नेम देखना चाहते हैं और पेरेंट नेम देखना चाहते हैं। चाइल्ड नेम कहाँ से देखना चाहते हैं? चाइल्ड के टेबल से, सी टेबल है, सी का नाम उसका। पेरेंट नेम कहाँ से देखना चाहते हैं? पेरेंट के टेबल से, उसका नाम है P। तो हम चाइल्ड नेम देखना चाहते हैं, उसका पेरेंट का नेम देखना चाहते हैं, ठीक है। या उल्टा भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कि हम पेरेंट्स नेम देखना चाहते हैं और चाइल्ड्स, उसके चाइल्ड्स देखना चाहते हैं। वेयर चाइल्ड नेम और पेरेंट नेम, वेयर P डॉट पेरेंट आईडी इज इक्वल टू चाइल्ड डॉट पेरेंट आईडी। तो ये एक मैंने कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये ज्वाइन होंगे
इसका आईडी यहाँ पे मैच कर गया 1 के साथ, इसका आईडी यहाँ पे मैच कर गया 1 के साथ, इसका आईडी यहाँ पे मैच कर गया 1 के साथ, ठीक है। तो ये वहाँ पे ये वाली चीज़ें जो है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? आंसर कोई लिखवा सकता है अगर ये वाली कंडीशन लगाया तो? ऐसे चाइल्ड नेम लेके आए, प्रोडक्ट के पेरेंट बाद नेम क्या है, फुल टेबल ही होगा ये। चाइल्ड नेम लेके आए और पेरेंट नेम लेके आए, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है? ये बेसिकली प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट। ना हम कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट देखें, अगर आप कोई कंडीशन नहीं लगाते इसका मतलब ये है जब भी आप ज्वाइन लगाएंगे सबसे पहले आपने प्रोडक्ट करना है, पहला स्टेप। अगर आप कंडीशन नहीं लगाते, यू आर स्किपिंग सिलेक्ट ऑपरेशन, आप सिलेक्ट का ऑपरेशन स्किप कर रहे हैं। और ये जो कॉलम है ये बेसिकली प्रोडक्ट के लिए है, प्रोजेक्ट के लिए है। तो प्रोजेक्ट आप क्या कर रहे हैं? ये वाले कॉलम कर रहे हैं, ये वाले कॉलम आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसका मुझे कोई प्रोडक्ट लिखवाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट होगा 1 E, इसको 1 के साथ मैच करेंगे, कनकैड करेंगे, फिर 1 B 1 के साथ कनकैड करेंगे, फिर 1 E आएगा, उसको 3, सॉरी यहाँ पे ये 2 है, उसको 3C 2 के साथ कनकैड करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट रो पकड़ेंगे, उसको 1 इसके साथ कनकैड करेंगे, फिर नेक्स्ट रो पकड़ेंगे, उसको इस तरह से कनकैड करेंगे। तो टोटल हमारे पास 9 रो आएंगे। तो उसके बाद हमने सिलेक्ट, जब हमने कुछ भी करना नहीं है तो ये ऐसे ही हमारे पास टेबल जो है वो अगले स्टेप में चला जाएगा जिसमें हमने प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ ये नेम देखने थे, ये बेसिकली ये पेरेंट, ये चाइल्ड नेम है, ये चाइल्ड नेम है हमारे पास, और ये हमारे पास पेरेंट नेम है। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होगा, पेरेंट नेम और चाइल्ड नेम। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें पेरेंट नेम आ रहे हो, चाइल्ड नेम ना आ रहे। जैसे पेरेंट नेम जो है वो फॉर एग्जांपल ए है, ई है, एफ है, उसका चाइल्ड नेम जो है वो ए है, एफ का चाइल्ड नंबर बी है, ई का चाइल्ड नंबर जो है वो फॉर एग्जांपल सी है, और पेरेंट नंबर ई एफ जी, जी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे उसका चाइल्ड नेम ना आए हो तो यहाँ पे नल आ सकती हैं। तो ऐसी एंट्रीज ये बेसिकली इस तरह की जब आप रिजल्ट लेके आना चाहते हैं, इसको हम आउटर ज्वाइन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आगे जाके फर्दर हम देखेंगे, डिग डाउन करेंगे। मैं जैसे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना हूँ कि आउटर ज्वाइन होता क्या। आउटर ज्वाइन में एक टेबल से सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं और दूसरे से मैच भी वैल्यू आती हैं और अनमैच भी आती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं अनमैच। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही होती, जी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो उसका कोई भी चाइल्ड नेम नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नल वैल्यूज आएगी, तो ये अनमैच वैल्यू है। तो अगर ये बेसिकली लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है चाइल्ड वाला, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अगर लेफ्ट के सारी वैल्यूज देखना चाहते हैं और राइट की सारी वैल्यूज नहीं देखना चाहते, अनमैच और मैच वैल्यूज जो हैं, तो उसको हम बेसिकली लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहते हैं। अगर हम राइट टेबल के सारे चाइल्ड देखना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो मैचिंग और अनमैचिंग दोनों वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो उस केस में हम उसको राइट आउटर ज्वाइन टेबल कहेंगे। तो ये इसकी एग्जांपल जो है वो बाद में देखेंगे फर्दर डिग डाउन करके, लेकिन जस्ट आपको एक हिंट देना था। तो ये अगर ज्वाइन सिर्फ आउटर ज्वाइन होगा तो दोनों होंगे ना? आउटर ज्वाइन में ये बेसिकली ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन की एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि ये वाला कस्टमर है स्मिथसन, जिसका कोई भी एजेंट नहीं है, जिसके एजेंट का कोई भी फोन नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे नल वैल्यू है। तो कस्टमर की सारी वैल्यूज आ गई हैं, और इसमें बेसिकली एजेंट की सारी वैल्यूज जो मैचिंग है वो भी आ गई हैं, जो अनमैचिंग नॉन मैचिंग है वो भी आ गई हैं। तो इसको हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहेंगे। राइट आउटर ज्वाइन के केस में आपके पास एजेंट की सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जबकि कस्टमर के टेबल में से जो मैचिंग है और नॉन मैचिंग है वो सारी की सारी वैल्यूज आएंगी।
तो ये बेसिकली इसको हम राइट आउटर ज्वाइन कहेंगे। तो ये इसकी एग्जांपल्स जो है हम फर्दर जो है वो बाद में देखते हैं। जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना है। कितने लोगों को पता चल गया इक्वी ज्वाइन क्या होता है, थीटा ज्वाइन क्या होता है? इक्वी ज्वाइन वो होता है जिसके अंदर इक्वल्स होता है, और थीटा ज्वाइन करना जिसके अंदर विदाउट इक्वल्स, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, उस तरह का। एग्जैक्टली तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल्स देख लेते हैं ज्वाइंट्स की। ज्वाइंट्स के ऊपर एग्जांपल्स देख लेते हैं, या आज के लिए इतना काफ़ी है? सर इतना ठीक है, थोड़ी सी वीडियो रिपीट पर करके काफी देख है। लेंगे तो। काफी है सर आज इतना। काफी है सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्वाइंट्स के देखेंगे, ज्वाइंट्स के ऑपरेशंस देखेंगे, फिर आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इक्वी ज्वाइन भी क्लियर हो जाएगा, थीटा ज्वाइन भी क्लियर हो जाएगा, आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी क्लियर हो जाएगा, और राइट आउटर ज्वाइन भी क्लियर हो जाएगा, इनर ज्वाइंट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको, ज्वाइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हम दो रिलेशंस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशंस का आपको पता चल गया है। ठीक है, डिवाइड का ऑपरेशन जो है वो भी बड़ा सिंपल है। ठीक है, कि अगर आप दो रिलेशंस को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप ऐसे ऐसे कॉल एट्रीब्यूट्स, ऐसे टपल्स देखेंगे जिसमें ए बी आ रहा होगा कॉमन। ठीक है, कॉमन के साथ, जैसे कि यहाँ पे ए के साथ 5 आ रहा है और बी के साथ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास रिलेशन है, इसको हम इस रिलेशन से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से मतलब ये होगा कि कोड वाला इस रिलेशन में ऐसे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स लेके आने हैं जो इसमें नहीं है। तो इसमें कोड का रिलेशन है, तो कोड का रिलेशन आउटपुट नहीं आएगा। बाकी कौन सा रिलेशन एट्रीब्यूट बचा? लोकेशन का। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो इसमें एग्जिस्ट करता है वो आउटपुट नहीं आएगा। लोकेशन वाला एट्रीब्यूट जो है वो आउटपुट आएगा। लेकिन कौन कौन सा आएगा? जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मैच करती हैं, दोनों वैल्यूज, और लोकेशन सेम होनी चाहिए। तो ए यहाँ पे मैच कर गया, यहाँ पे लोकेशन 5 है, यहाँ पे लोकेशन 9 है, यहाँ पे लोकेशन 4 है। लेकिन बी के साथ भी वो लोकेशन सेम आनी चाहिए। बी के साथ यहाँ पे लोकेशन 5 आ रही है जो कि ए के साथ भी आ रही थी, तो लिहाजा लोकेशन में आंसर आएगा 5। कोई और आंसर नहीं आएगा क्योंकि कोई और आंसर मैच नहीं करता। जैसे ए के साथ 9 आ रहा है लेकिन यहाँ पे बी के साथ 3 आ रहा है, यहाँ पे ए के साथ 4 आ रहा है लेकिन यहाँ पे बी के साथ 4 नहीं आ रहा कहीं पे भी। ठीक है, तो आपको समझ आ गई बात की कि जहाँ पे कोड जो है वो ए बी होगा, कोड जहाँ पे ए बी होगा वहाँ पे आपने सिर्फ लोकेशन रिटर्न करनी है और लोकेशन सेम होनी चाहिए। तो ये डिवाइड का ऑपरेशन है। ये वैसे बहुत ही माइनर यूज होता है, इसका कोई इतना यूज नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं। सो लेट्स टेक योर अटेंडेंस। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछें। सर जो हमने ये तो मतलब कि टेबल पे परफॉर्म किया था, ये ज्वाइन का सारा है कि जो सेम कॉलम की बेस पे हमें ना बता देता मैचिंग वैल्यू की बेस पे, तो हम इसे मल्टीपल टेबल पे भी सर परफॉर्म कर सकते हैं ये ऑपरेशन ज्वाइन वाले पे, इक्वी ज्वाइन वगैरह और ये दूसरे। हाँ, मल्टीपल टेबल्स के ऊपर आप 3 रिलेशंस के ऊपर भी लगा सकते हैं, 4 के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप जितने टेबल्स लगाना चाहें उसके ऊपर लगा, लेकिन उतने फिर आपको इक्वल ऑपरेटर्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपने n टेबल्स को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको n-1 टाइम आपको ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप दोबारा क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको दोबारा इसके एग्जांपल दूंगा। तो मैं रैंडम जो है वो आपकी मार्क कर रहा हूँ अटेंडेंस। हम्माद सईद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर नसीर, मोहम्मद यासिर मुश्ताक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फर्रुख, मोहम्मद जुनैद अशरफ। सर मोहम्मद प्रेजेंट। आप कहाँ थे? सर मेरा नाम हैंडफ्री का इशू था, लॉग ऑफ करके मैंने बोल रहा हूँ। मोहम्मद उमर फारूक। सर मेरा नाम नहीं आपने बोला ऊपर। हाँ, जिनका नाम नहीं ना बोला वो बेसिकली उन्होंने लेक्चर नहीं लिया। सर मैं तो शुरू से ज्वाइन किया हुआ है, साथ जवाब दिया प्रेजेंट सर।
सर मैं तो आपके साथ साथ आंसर भी दे शहजाद रहा अली, था। शहजाद अली, शहजाद अली प्रेजेंट सर। मोहम्मद राशिद, मोहम्मद राशिद हो? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सर मेरी अटेंडेंस हो गई है, हो गई है। आपकी एब्सेंट है यार, आपकी एब्सेंट है, आपकी तुम लगानी एब्सेंट हो। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।